लोग कैसे हैं? हम लोग चलते हैं अपने संस्थान इमिनेंट टीचिंग सेंटर में, जबकि अभी सोशल साइंस का क्लास चल रहा है। इसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था? यूरोप में राष्ट्रवाद। एक ज़रूरी सूचना कि हम लोगों ने कल वीडियो नहीं डाला और कल का क्लास नहीं कर पाए। अब से कंटिन्यू क्लास किया जाएगा और एवरी वीक में 6 वीडियो 6 क्लास यहाँ से डाला जाएगा। तो हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत पिछले कक्षा में अति लघुतरीय प्रश्न सोल्व किया था। इसी क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रवाद पढ़ा और समझा, उसे बखूबी विश्लेषण भी किया। उम्मीद है कि आप लोग भी इसे समझ चुके होंगे और ध्यान में रखे होंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न हैं एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी तरीके से संभावित है। तो हम लोगों ने एक राष्ट्रवाद क्या है वो देखा और एक मेटरनिक व्यवस्था क्या है, यानी मेटरनिक व्यवस्था वियना सम्मेलन के पश्चात जो कि यूरोप में उथल पुथल होता है और नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता और राष्ट्रवाद का प्रचार को जब बाधा पहुंचाई जाती है, और मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर रहता है, उस संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अति लघुतरीय ही प्रश्न है, बीटीसी का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, मेजनी कौन था? इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि मेजनी कौन था। पहले हम लोग एक बार आंसर राइटिंग को अपने रीडिंग करते हैं। मेजनी मुख्यतः साहित्यकार, दार्शनिक, लेखक था। वह इटली के एकीकरण का प्रखर समर्थक था। इसी क्रम में वह कुछ दिनों के लिए एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन कार्बेनरी से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। हम लोग रीडिंग कर चुके हैं, अभी से आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, पिछले कक्षा में हम लोग बता चुके हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इटली और जर्मनी के एकीकरण पे डिस्कस करेंगे। तो आज उसी संदर्भ में इटली के एकीकरण से ही क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। मेजनी इटली का निवासी रहता है, जो कि मुख्यतः साहित्यकार रहता है। इसका मुख्य पेशा कागज कलम और विचार फैलाना और किसी चीज़ को लिखना है। लेकिन वह इटली के एकीकरण, उस समय इटली अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उसके इटली के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी। पोप की बाधाएं थी, जो कैथोलिक रोम के संदर्भ में है, धार्मिक बाधाएं थी, अनेक बाधाएं थी। उस संदर्भ में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी इस संदर्भ में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं कि मेजनी कौन था। तो मेजनी मुख्यतः साहित्यकार रहता है, लेकिन वह इटली के एकीकरण का प्रखर समर्थक रहता है। इटली का एकीकरण का सपना देखता है और इसी संदर्भ में उससे जो भी होता है इटली के एकीकरण के लिए वह सारे कृत्य करता है। तो इसी क्रम में वह कुछ दिनों के लिए यहाँ तक कि क्रांतिकारी गुप्त संगठन, यानी जो कि क्रांतिकारी विचारक रहता है, जो इटली को एकीकृत करना चाहता है। मान लीजिए इटली हो गया और यहाँ पे बहुत सारे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और इसे एकीकरण करना चाहता है। तो यहाँ तक कि अपना विचार, क्योंकि वह गणतंत्र में विश्वास रखता था, तो यह अपना विचार छोड़ के और इटली के एकीकरण के लिए अपने विचारों के विरोध भी जाता है और क्रांतिकारी गुप्त संगठन से जुड़ता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ गए कि मेजनी कौन था। तो मेजनी मुख्यतः साहित्यकार था, वह इटली के एकीकरण का प्रखर समर्थक था। इसी क्रम में वह कुछ दिनों के लिए क्रांतिकारी गुप्त संगठन से जुड़ा हुआ था। लेकिन वह किस चीज़ में विश्वास रखता है? वह गणतंत्र में विश्वास रखता है। आप लोग जानते होंगे गणतंत्र क्या है, चाहे हम लोग पॉलिटी के क्लास में इसे डिस्कस करेंगे कि गणतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसी संदर्भ में आइए हम लोग अब एक और क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जर्मनी हो चाहे इटली, यहाँ पे यदि इटली भी पूछता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सेम बाधाएं थी। बस एक यहाँ पे इटली में धर्म से संबंधित बाधाएं थी, जो कि जर्मनी में जर्मनी में वो बाधाएं नहीं थी, क्योंकि इटली में रोम, जो कैथोलिक रोम था, उसका धर्म का प्रभाव था इटली में बहुत से राज्यों में, जो कि जर्मनी में बाधाएं नहीं थी। तो हम देखते हैं जर्मनी और इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या थी। देखिए, एक और चीज की इस टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछता है, एबीपीटीसी का
क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 4 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप से आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे आप लोग चाहिएगा कि पॉइंट में लिखें। पॉइंट में यदि आप 1 से 2 पॉइंट भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का दे देते हैं, 2 पॉइंट भी यदि दे देते हैं तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। अगर इस टाइप से आप लिखते हैं तो आपको 1 नंबर भी मिल सकता है और 2 नंबर भी मिल सकता है। मेरा ये लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइए। यदि आप लोगों से क्वेश्चन, पहले हम लोग इसे रीडिंग करते हैं। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बधाया गया थी तो जर्मनी मुख्यतः 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। तो फिर से हम अपना वही पढ़ने का स्टाइल अपनाएंगे कि 300 छोटे बड़े राज्यों को अंडरलाइन करेंगे। इन सभी राज्यों के प्रमुख एकीकरण इन सभी राज्यों के प्रमुखों एकीकरण के विरोध थे। 300, जैसे कि भारत भी स्वयं 500 700 रियासत में बटा हुआ था और उस सारे रियासत के अपना अपना अलग विचार था। वो पहले भारत एकीकृत नहीं हुआ, मध्यकालीन में हम ऐसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 300 या छोटे बड़े राज्यों का जो भी प्रमुख था उस समय एकीकरण का विरोध था। उसकी अपनी अलग सोच थी, अपनी अलग समझ थी कि हाँ एकीकरण करें, ना इस पर असहमत था। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। जबकि वहीं आसपास के शक्तिशाली राज्यों जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस और अन्य जैसे ब्रिटेन भी कभी पक्ष में रहता है इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में, तो कभी विपक्ष में रहता है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ वो मानिए तो जिस संदर्भ में उसे वाणिज्य के हित साधित रहता है उसका उधर झुकाव रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि जबकि वहीं आसपास के शक्तिशाली राज्य या साम्राज्य ऑस्ट्रिया मुख्य रूप से यहाँ पे विरोध रहता है। यहाँ पे एक लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखेंगे भी कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न यही है आप लोगों का, तो उस संदर्भ में हम लोग देखेंगे भी। तो आइए पहले देखते हैं कि जबकि वहीं आसपास के शक्तिशाली राज्य ऑस्ट्रिया, फ्रांस भी एकीकरण के विरोध थे। तो इसमें हम लोग चाहते हैं अगर नंबर अच्छा उठाना तो इसे हम 2 या 3 पॉइंट में लिख सकते हैं कि जर्मनी मुख्यतः 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। 1 पॉइंट ये हो गया। फिर नीचे टॉपिक देकर इन सभी राज्यों के प्रमुख की अपनी अलग सोच थी। फिर हम 3 नंबर टॉपिक देते हैं। यदि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है वहीं आसपास के शक्तिशाली साम्राज्य एकीकरण के विरोध थे। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। आइए हम लोग अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो रहा है। यहाँ पे अब हम बीटीसी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उसके बारे में बखूबी चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन है कि 1848 में सॉरी 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण है? पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, उसके बाद में फिर आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए 1848 के जो फ्रांसीसी क्रांति का एक पूछा जा रहा है, हम लोग फिर से समझते हैं कि नेपोलियन का दौर जब 1800 नेपोलियन का दौर कब समाप्त हुआ तो 1815 में वाटरलू और वियना सम्मेलन के द्वारा 1815 में इसका दौर समाप्त हो जाता है। और 1815 से 1800 लगभग 30 या 48 इसे 1848 मानिए या 1830, यानी इसे 3 दौर कर लीजिए। 1848 में मान लीजिए। तो ये 3 दौर में यहाँ से यहाँ तक एकदम मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर रहता है, जिसे हम पढ़े हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो पुरातन व्यवस्था दौर रहता है। पुरातन व्यवस्था रहता है, यहाँ पे रूढ़िवादी रहता है।
राजतंत्र रहता है, सामंतवाद रहता है, ये सारे तत्व 1815 से 1830 या 48 तक मानिए तो रहता है। लेकिन 1830 तक पूरा एक परिपक्व अवस्था में यानी एकदम जड़ पकड़ लेता है, मजबूत हो चुका होता है। फिर 1830 से 1848 तक ये पुनः कमजोर होता चला जा रहा है, क्योंकि 1830 में फ्रांस का एक शासक लुई फिलिप रहता है। फ्रांस का शासक लुई फिलिप बनता है। लुई फिलिप पहले उदारवादी विचारधारा का रहता है, अतः जैसे ही कोई व्यक्ति उदारवाद रहता है, इस संदर्भ में उदारवादी विचारधारा के कारण यहाँ पे पुनः 1830 से 48 के बीच में समाजवाद और जो भी 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का जितना भी विचार था फिर से फैलना शुरू हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार समाजवाद और अन्य जैसे कि भ्रातृत्व, ये सब जितने भी हैं अन्य स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, ये सारे फिर से फैलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में 1830 तक तो फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन फिर लुई फिलिप द्वारा एक प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता है, जो प्रधानमंत्री रहता है। इस संदर्भ में यह एक तो प्रखर रूढ़िवादी तत्व का रहता है, जो कोई भी सुधार के पक्ष में नहीं रहता है, कोई भी सुधार के पक्ष में नहीं रहता है। तो फिर से ये चीज दबने लगती है, और जब ये चीज दबने लगते हैं तो वहाँ का जो जनता रहता है, वहाँ का जनता इससे क्षुब्ध हो जाता है, और क्षुब्ध होने के पश्चात क्रांति करता है। तो इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आइए हम लोग इसका आंसर राइटिंग करते हैं। हम लोग समझ चुके हैं, आइए आंसर राइटिंग करते हैं। आप लोगों के सामने आंसर राइटिंग हो गया। लघुत्तरीय प्रश्न का पीटीसी का पहला क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। उसका आंसर राइटिंग इस प्रकार से, अराउंड पे लुई फिलिप द्वारा अपनाई गई उदारवादी नीति से क्या होता है, समाजवाद का प्रसार होता है। जब समाजवाद का प्रसार होगा तो व्यक्ति के अंदर जो रूढ़िवाद के विरोध होगा ही, फिर जो फ्रांस का प्रधानमंत्री रहता है कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो कोई भी सुधार के पक्ष में नहीं था, और गरीबी भूखमरी से जनता क्षुब्ध हो गई थी, फलतः क्रांति वहां पे संपन्न हुई। ये सारे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे और धीरे धीरे इसको क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय बोझ न बन जाए, इसीलिए अभी से इसे ध्यान में रखिएगा। सारे एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न। अब हम लोग फिर अपने रूटीन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस संदर्भ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कितना नंबर का आता है, तो 40 नंबर का आता है।
इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। एक और चीज़ हम लोग अपने रूटीन में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बोर्ड पर लिखने के बजाय, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना चाहिए और टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एग्जाम में आने वाला संभावित प्रश्न उसे हम बोल देते हैं और फिर उसका फिगर भी दिखा देते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि किस महादेश के अंतर्गत है, तो यूरोप में अभी है। फिर दूसरा हम लोगों ने क्वेश्चन इसके पहले ही सोल्व कर चुका था कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना सम्मेलन के पश्चात हुई थी, तो बूर्बो वंश की। आइए आज हम लोग जो प्रश्न किए हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आप लोग इतना पढ़े हैं तो और इतना वीडियो देखे होंगे, और जैसे ही मैंने पूछा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देख चुके हैं कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संस्था से रहता है। और ये भी हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश रहता है, तो मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया रहता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, बीटीसी का ही क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट करता है। अब रह गया, चलिए अब क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है। फिर अब नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग ये क्लियर करते चलिएगा। धन्यवाद।